हम बात कर रहे थे कि क्या यूएसए, यूरोपियन यूनियन और उनके पार्टनर्स रशिया पे सैंक्शंस लगा के रशियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे या रशियन इकोनॉमी इस क्राइसिस के बाद और स्ट्रांग हो जाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण मल्होत्रा। और जैसा आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ट्रेन करता हूं। तो पहली वीडियो में हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रीज के लिए इतने जरूरी क्यों होते हैं, और यह भी हमने समझा कि क्यों चाइना और ताइवान इतने खराब रिलेशंस के बाद भी आपस में ट्रेड ओपन रखते हैं। और सिमिलरली अमेरिका और चाइना, जिनके रिलेशंस कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, वो भी दोनों कंट्रीज में ट्रेड ओपन रखते हैं, क्योंकि चाइना अपनी इनकम के लिए अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट है और अमेरिका चाइना से चीपर इंपोर्ट्स लेके अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन लो रख पाता है। और लो इन्फ्लेशन कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अलग अलग एग्जांपल से हमने लास्ट वीडियो में यह समझा कि किसी भी कंट्री को अगर इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करना दिया जाए तो उसकी इकोनॉमी पे काफी नेगेटिव असर पड़ता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सैंक्शंस के बाद अगर आप रशियन साइड के आर्टिकल पढ़ें तो वो ऐसा दिखा रहे हैं कि कैसे उनकी इकोनॉमी सैंक्शंस के इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर पा रही है। उल्टा उनकी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो रही है। और अमेरिकन साइड और यूरोपियन साइड के आर्टिकल्स बता रहे हैं कि कैसे सैंक्शंस लगा के रशिया से वो ये वॉर जीतते जा रहे हैं। तो अब हम ये देखना स्टार्ट करेंगे कि कौन सी साइड आपसे क्या डेटा छुपा रही है और वो कौन सी कंट्री है जिसको शायद इन सैंक्शंस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कराने से कुछ फायदा हो सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें और उसका लिंक आपको अभी वीडियो पे भी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक अवेलेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, जिसको पढ़ के लगता है कि रशिया बहुत आराम से इन सैंक्शंस के इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और वो आर्टिकल है दैट रूबल इज नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड दिस ईयर। और अगर आप डेटा देखें तो ये ट्रू भी है। आप देख सकते हैं कि सैंक्शंस की बातें शुरू होने से पहले एक यूएस डॉलर में 75-76 रूबल्स थे, और जैसे ही सैंक्शंस के अनाउंसमेंट शुरू हुए सडनली एक यूएस डॉलर में 138 रूबल्स हो गए, यानी रूबल की वैल्यू नियरली आधी हो गई। लेकिन अब सितंबर में एक यूएस डॉलर में 61 रूबल हो गए हैं, मतलब एक डॉलर से आप पहले से भी ज्यादा कम रूबल्स खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब रूबल सही में स्ट्रांग हुआ है। तो पहले समझते हैं कि रूबल स्ट्रांग क्यों हुआ और फिर समझेंगे व्हाई इट इज नॉट द राइट पैरामीटर टू असेस द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया। करेंसी स्ट्रांग होने का रीजन नंबर 1, सैंक्शंस की वजह से रशिया बाहर से ज्यादा इंपोर्ट चाह के भी नहीं कर पा रहा है। अब समझते हैं कि जब रशियंस बाकी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो क्या करेंसी ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ये इंडिया का एग्जांपल लेके समझेंगे। और अगर आपको अमेरिका से कुछ बाय करना हो तो आप इंडियन रुपीस इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके पहले यूएस डॉलर बाय करते हैं और फिर उन डॉलर से आप वो सामान खरीदते हैं। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट में सेल हुआ और उसके बदले डॉलर बाय किया गया, यानी डॉलर की मार्केट में डिमांड बढ़ी और इंडियन रुपी की सप्लाई हुई। अगर इंडिया बाहर से सामान खरीदना बंद कर देगा तो रुपी की सप्लाई ही नहीं होगी, क्योंकि कोई रुपी देके मतलब कोई रुपी सेल करके डॉलर खरीदेगा ही नहीं, और जिस चीज की सप्लाई नहीं होगी उसका प्राइस थोड़ा मार्केट में बढ़ जाएगा। जैसे अगर घरों की सप्लाई ही बंद हो जाए तो मार्केट में घरों के प्राइस भी थोड़े बढ़ जाएंगे। वैसे ही क्योंकि रशिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो उसकी करेंसी यानी रूबल्स की सप्लाई मार्केट में नहीं हो पा रही जितनी पहले होती थी, और इस वजह से रूबल्स की वैल्यू मार्केट में कुछ बढ़ गई है। इसके अलावा रशिया ने खुद भी कुछ इमीडिएट स्टेप्स लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिससे वो रूबल को कंप्लीटली कोलैप्स होने से बचा पाए। जैसे रशिया ने कुछ टाइम के लिए बैंक में इंटरेस्ट रेट 20% कर दिए, तो जो लोग रशियन करेंसी को सेल करके उसको डॉलर और यूरो में कन्वर्ट करके पैसा कंट्री से बाहर निकालने वाले थे, उन्होंने वो स्टॉप कर दिया, क्योंकि उन्हें रशियन करेंसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था। अब क्योंकि कोई रशियन करेंसी को बेच के डॉलर या दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा था, तो रूबल की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में और कम हो गई। एक और स्टेप जो रशिया ने लिया, उन्होंने रशियन एक्सपोर्टर्स
तो रशियन एक्सपोर्टर्स कौन है? जो रशियन सामान दूसरी कंट्री को बेच के दूसरी कंट्री से डॉलर, यूरो या कोई भी और करेंसी में पेमेंट लेते हैं। तो उन्होंने रशियन एक्सपोर्टर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया कि उनको जिस भी करेंसी में पेमेंट मिलती है उसका 80% उनको रूबल्स में कन्वर्ट करके ही पार करना पड़ेगा। मतलब अगर उनको इंडियन रुपीस में पेमेंट मिली तो उनको इंडियन रुपीस का 80% सेल करके रूबल्स खरीदने पड़ेंगे, जिससे उल्टा रूबल्स की एक तरीके से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई और उससे भी रूबल की वैल्यू बढ़ गई। और एक फायदा रशिया को इसलिए भी हो गया क्योंकि सैंक्शन से पहले रशिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे उसमें 40% से भी ज्यादा ऑयल एंड गैस का ही एक्सपोर्ट होता था और वो दुनिया ने अभी भी उनसे लेना बंद नहीं किया। इनफैक्ट यूरोप ने भी पहले से कम तो किया है पर बंद नहीं किया। और रशिया को जो यूरोप और यूएसए के कम ऑयल एंड गैस खरीदने से लॉस हुआ, उससे ज्यादा गेन उनको कुछ रीजंस के वजह से हो गया। पहला, रशियन ऑयल का प्राइस जो सैंक्शन से पहले $60 पर बैरल था, वो सैंक्शंस के बाद बढ़ के $100 पर बैरल के आसपास आ गया था। और गैस का प्राइस भी $27 से $50 हो गया था। और अभी भी ऑयल एंड गैस का प्राइस वॉर शुरू होने के पहले के टाइम से हाई ही चल रहा है। और इस वजह से रशिया डिस्काउंट देके चाइना और इंडिया को पहले से भी ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कर पाया। तो रशिया के इंपोर्ट्स तो बंद हो गए पर एक्सपोर्ट्स चलते रहे। और जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से तो उसको करंट अकाउंट सरप्लस बोलते हैं, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का उल्टा। और करंट अकाउंट सरप्लस करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि वजह या स्टेप्स कोई भी हो पर करेंसी तो स्ट्रॉन्ग हो रही है ना। तो आप एक गलती कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह गलत परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो कंट्री डेवलप्ड है। और यह समझने के लिए वैसे तो मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए, पर अगर मुझे सिंपल तरीके से यह पॉइंट समझाना है तो सोचिए, एक ओमानी रियाल यानी एक ओमान की करेंसी में 2.6 यूएस डॉलर्स होते हैं। तो क्या यह कंक्लूड कर लेना चाहिए कि ओमान की इकोनॉमी यूएसए से स्ट्रॉन्ग है? एक इंडियन रुपी में 1.7 जापानीज येन है, तो क्या यह मान लेना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी जापानीज इकोनॉमी से अच्छी है? याद रखिए, बड़ी हो सकती है पर अच्छी नहीं है। और 1990 में एक यूएस डॉलर में 17 रुपीज थे और आज एक यूएस डॉलर में 80 रुपीज है। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि आज इंडिया की इकोनॉमी 1990 से ज्यादा खराब चल रही है? ये शायद आप सब मानते होंगे कि आज ज्यादा इंडियंस अमेरिका में वेकेशंस ले पा रहे हैं एज कंपेयर टू 1990। आज ज्यादा इंडियंस अपने बच्चों के लिए अमेरिकन एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू 1990। तो इसका मतलब चाहे रुपी वीक हुआ है पर इंडियंस की बाइंग पावर एक्चुअली बढ़ रही है। तो हमेशा याद रखिए, आपका फोकस यह होना चाहिए कि क्या कंट्री के सिटीजन्स ज्यादा प्रोड्यूस और कंज्यूम कर पा रहे हैं, ना कि एक यूएस डॉलर में कितने इंडियन रुपीस हैं। यह भी याद रखिए, वीक और स्ट्रॉन्ग करेंसी दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, पर करेंसी का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बेटर तरीका यह देखने का कि रशियन इकोनॉमी पे नेगेटिव असर पड़ रहा है कि नहीं, वो उनकी जीडीपी के डेटा को देखने से पता चलेगा कि क्या उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है या नहीं। अब उनकी फैक्ट्रीज को अगर बाहर से सामान ही नहीं मिलेगा जिसको यूज करके वो और सामान प्रोड्यूस करते थे तो नुकसान तो डेफिनेटली होगा। और उसके कुछ एग्जांपल्स आप इस अप्रैल के आर्टिकल्स में देख सकते हैं। एफ्टोवेस, रशिया के लार्जेस्ट कार मेकर, को अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े क्योंकि उनको ऑटो पार्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। रशिया के टोटल इंपोर्ट्स में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कार और व्हीकल के पार्ट्स का ही इंपोर्ट है। और अगस्त की व्हीकल सेल्स भी पिछले साल से 60% डाउन है। सिर्फ कार इंडस्ट्री ही नहीं, ये आर्टिकल बताता है कि पेपर मिल जैसी फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ा क्योंकि उनको मटेरियल ही नहीं मिल रहा था। और 2021 के रशियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 65% ऑफ रशियन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। और चाहे धीरे धीरे ये पार्ट्स रशिया खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट भी कर देगा, पर हो सकता है उनकी क्वालिटी बहुत लो हो या उनकी कॉस्ट काफी हाई हो, जिसके वजह से प्रोडक्शन पहले वाले लेवल पे शायद नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि रशिया की जीडीपी यानी एक तरीके से प्रोडक्शन
इस साल 10% से भी ज्यादा गिर सकती है। और रशियन गवर्नमेंट का डेटा, जिस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है पता नहीं, वो भी कहता है कि जीडीपी इस साल 3% और अगले साल 1% से गिरेगी। अब रशिया की इकोनॉमी का साइज है $1.78 ट्रिलियन। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो इन्फ्लेशन के साथ 10% से ग्रो कर सकते थे, मतलब एनुअली $178 बिलियन से बढ़ सकते थे, और अब अगर उनकी ग्रोथ अगले 3 साल के लिए जीरो भी रहती है तो करीब 400-500 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। और 3 साल बाद भी अगर वो जो चीजें इंपोर्ट ना करके अपनी कंट्री में बनाएंगे वो उतना ही अच्छा और सस्ता नहीं बना पाए तो उन्हीं की और भी इंडस्ट्रीज जो इन पार्ट्स पे डिपेंडेंट है वो भी इनएफिशिएंट हो जाएंगी और उनकी प्रोडक्शन शायद और भी ज्यादा गिर जाएगी। तो ये आर्टिकल कि रशिया की करेंसी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, ये रियल इकोनॉमिक्स से आपका ध्यान हटाने के लिए लिखे जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और रशियन साइड के आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। जैसे अगर यूरोप रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दे तो क्या रशिया इंडिया चाइना को उतना ऑयल एंड गैस सप्लाई कर सकता है? क्या रशिया जो यूएस से यूरोपियन यूनियन से सामान खरीदता था, क्या वो इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज से खरीद सकता है? फिर यह भी बात करेंगे कि क्या यूरोप रशिया पे सैंक्शंस लगाना अफोर्ड कर सकता है, और वो ऐसी शायद कौन सी कंट्री है जिनको ये सैंक्शंस अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गए तो उससे कुछ फायदा हो सकता है। तो प्लीज अगर आप ये रशिया पे लगे सैंक्शंस की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको आंसर कर सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को।